बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान। और मैं हूँ अजीम राना। हम ये दुआ करते हैं, ये उम्मीद करते हैं आप जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। जिस हाल में हो अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें। अपने दिन का आगाज़ हमेशा मुस्बत सोच के साथ करें और एक अच्छे और तगड़े चाय के कप के साथ भी करें, जो कि हमारे प्रोग्राम की भी रिवायत है। तो नाजरीन, आज हम बगैर किसी तातुल के प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। नोबल इनाम याफ्ता अमरीकी सिफारतकार हैं राल्फ बंची, और उनकी ये बात है कि जी, द यूनाइटेड नेशंस इज़ आर वन ग्रेट होप फॉर अ पीसफुल एंड फ्री वर्ल्ड। अक़वाम मुत्तहिदा एक पुरअमन और आज़ाद दुनिया के लिए हमारी एक बड़ी उम्मीद है। ये उनकी जानिब से बड़ा अहम पैगाम दिया गया। बड़ा अहम पैगाम है, और चूँकि आज अक़वाम मुत्तहिदा का दिन मनाया जा रहा है, इसकी मुनासबत से हमने ये कोट रखी है। इसी से मुतल्लिक़ कुछ फैक्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं हम कि अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा इदारा है जिसका मकसद दुनिया में अमन व अमान कायम करना है, ममालिक और कौमों के दरमियान इख्तिलाफ़ात ख़त्म करना है। वैसे यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको ये भी बताते चलें कि ये सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस की बुनियाद रखी गई थी इब्तदाई तौर पर, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। और चूँकि 2 जंगें अजीम हो चुकी थीं और उन जंगों को वो लीग ऑफ नेशंस रोकने में नाकाम रही, जिसके बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अमल में लाई गई थी। तो ये इसका जो बुनियादी मकसद है वो दुनिया में अमन व अमान को कायम रखना है। और अभी अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुंतज़िर हैं कि उनकी जानिब से कुछ किया जाए कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए। इंडिया ने भी मकबूजा कश्मीर की अक्सरियती मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करना शुरू कर दिया है। अब एक बार फिर इसराइल ने मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर रखी है। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने माजी की तरह अब भी खामोशी इख्तियार किए रखी है, और लोगों का इस इदारे से एतबार उठ जाएगा अगर अभी भी कुछ ना किया गया, अगर अभी भी आवाज़ ना उठाई गई। तो जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोई स्टैंड लिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का थोड़ा स्ट्रक्चर भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते चलें कि ये बेसिकली इट्स अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और एक इसकी जनरल असेंबली है जी, जिसके जितने भी मेंबरान हैं इस वक्त दुनिया के जो ममालिक हैं ऑलमोस्ट वो सब इसके मेंबर हैं। कमोबेश को कमी हो सकती है इसमें। और इसकी फिर एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 5 बड़ी ताकतें हैं जिनके पास वीटो पावर भी है, और उनमें बरतानिया है, अमेरिका है, चाइना है, इसके अलावा इट्स फ्रांस एंड रशिया। तो इनके पास वीटो पावर होती है। तो कोई भी मसला जो मुल्क में अमन व अमान को लेकर बिलखसूस होता है, कोई भी बड़ा मसला जिससे दुनिया को कोई खतरा लाक हो सकता है, उस पे अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है, और फिर ये जो 5 बड़ी ताकतें हैं ये बैठकर उस पर फैसला करती हैं कि उसका क्या किया जाए। और अगर एक भी मुल्क उसमें वीटो कर दे तो वो मसला वैसे का वैसे रहता है। तो फ़लस्तीन के मामले में भी 2 इजलास हो चुके हैं जी, और उसमें मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से करारदादें अभी तक तो पेश की गई हैं, लेकिन कोई खातिर ख़्वाह उसमें पेशकदमी नहीं हुई है। तो आज फ़लस्तीन में इसराइली दरिंदगी और सफाकियत का 18वां दिन है, ये भी बताना ज़रूरी है। और सहूनी फ़ौज की बमबारी से अब तक जो मासूम ख़वातीन समेत तकरीबन 5000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गज़ा का मुहासरा जारी है, खुराक और पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। फ़लस्तीनी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जबकि अस्पतालों में अद्वियात ना होने के बराबर हैं। बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की शदीद किल्लत है, जहाँ एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। Today we have another important guest from Palestine, Mr. Mustafa Barghousi. He is the former member of Palestinian Legislative Council, member of PLO, and a political activist. Welcome to Suno Pakistan, Mr. Mustafa. Thank you so much for giving us time. So, what do you think of current situation in Gaza, and what new development are to be seen in coming days? The situation is absolutely disastrous in Gaza at the moment. Israel is conducting massacres, one after the other, in Gaza, with the whole world watching and doing nothing. So far, more than 5,200 Palestinians have been killed by Israeli airstrikes, including 2,080 children, innocent children, who are dying around the clock with Israeli air bombardment. Israel is conducting 3 war crimes on Gaza. The first one is ethnic cleansing, where they have forced 1.4 million people to evict their homes, destroying no less than 50% of all houses and homes in Gaza, partially or completely. And they are conducting an act of genocide, where this bombardment is leave no space in Gaza without destroying it. And then they have this act of collective punishment, where they are depriving people from water, electricity, food, and medical supplies. At this very moment, we are very worried about the fact that all hospitals in Gaza
will stop working in 46 hours because of lack of fuel. And Israeli advisor to Netanyahu, the Prime Minister of Israel, declared that they will not allow any fuel into Gaza, even if all the hostages or all the prisoners are released. This is a very disastrous situation. A whole population is subjected to act of genocide. And the Western countries are unconditionally supporting Israel with every possible way, including blocking every resolution in the United Nations Security Council about a ceasefire. What we need Mr. Mustafa, immediately... since Israel has vowed to annihilate Hamas completely, and in the war between Israel and Hamas, it's innocent people of Palestinians who are paying the price, actually. There are no water, shortage of medicines also. Nearly 2.3 million people are under siege. So is this going to be another Nakba? It is already another Nakba, a much worse Nakba. And if Israel had the ability, they would have evicted everybody from Gaza into Egypt. And of course, it was only because of the heroic stand of the Palestinian people who decided to die and not become refugees again. And the Egyptian very strict position that they would not allow another transfer of Palestinians. Because of that, it's not happening. But in reality, this is a terrible catastrophe. And Israel is not annihilating Hamas. They are annihilating the Palestinian people. All the people in Gaza. And by the way, Hamas is not in control of the West Bank, but they are also attacking every Palestinian in the West Bank. So far, we have lost 100 people. A prisoner was killed in jail after he has been arrested 5 days ago. They are harassing prisoners. They are harassing communities. The Israeli settlers are armed, and they are around the area terrorizing Palestinian civilian population. It's an act of genocide and annihilation of all Palestinian people. And Mr. Mustafa, what do you believe with U.S. military enforcement? Do you think this issue will further escalate? Of course, the United States in this case is siding completely with Israel. And it is not only complicit with the war crimes that are happening against Palestinians, they are actually participating in them by sending 2,000 troops or maybe more, sending their aircraft carriers, trying to prevent, of course, the Hezbollah from interfering in this fight. But in reality, the whole region is about to be exploding. And this is a result of the United States policy for decades, which prevented any possible peaceful resolution of the conflict or any progress of the peace process, because they always do what Israel wants. Mr. Mustafa, we are seeing so much devastation across Gaza by Israeli air attacks. So how the life of survivor, keeping in mind that no place is safe? No single place in Gaza is safe. My colleagues, our doctors and nurses who are working there, tell me that they feel that they could be killed at any moment. They are sending us letters about saying that they could die at any moment, and they just are in total terrible situation. And they are afraid for their children, they are afraid of their homes. Look, imagine, what can justify killing more than 2,080 children up till now? The images of children who are brought out of from under the rubble of Israeli airstrikes are shocking. Yes. And there are about 1,000 additional Palestinians who are under the rubble, and nobody takes them out because of the continuation of airstrikes. We estimate that 600 of Mr. them Mustafa, by keeping the whole situation in mind, what do you think? Are you or the people of the Palestinians are satisfied by the role of neighboring country of Palestinian in particular, or by the role of Muslim Ummah in generally? No, they are not, because we feel we are left alone. And of course, we don't blame the people. The people are demonstrating everywhere. And the people are showing total support of Palestinians, but the governments are not. And I think the governments in the Arab world, in the Islamic world, could stop this massacre if they tell the United States that they will stop dealing with them unless they force Israel to stop this massacre.
The only country in the world that can now apprehend Israel is the United States of America. And the United States of America will do nothing if all Muslim and Arab countries continue to cooperate with them as if nothing is happening. So, what is the role of the international or regional organizations? Do you think that United Nations or OIC will be successfully be able to negotiate peace according to this matter or in this matter? No, because the United Nations is under American control. I mean, look how many vetoes the American deal has used. Actually, America has passed to Israel the power of the veto power they have in the Security Council. And the United Nations is crippled. I mean, what is happening is very serious. I mean, they are sending a message to the world that, first of all, the double standard is the policy. I mean, comparing their position in Ukraine, where they send 224 billion of military equipment, etc., to support Ukraine that they say is fighting occupation. In the case of Palestine, they're sending similar support to Israel to conduct occupation against Palestinians. The second message is that there is no international law in this world. It's the law of jungle. Anybody who has power can do whatever they want. This will have consequences on the whole globe. It's very dangerous. Yeah. And the fact that the West is supporting a settler colonial system that has been oppressing Palestinians for 75 years is an indication of how bad the situation is. Mr. Mustafa, we are seeing in social media the people of Gaza starving with hunger, and the aid at the Egypt border was finally allowed to Gaza. But reports are coming through different resources and media resources and channels. The aid is not enough for people, and why the Israeli is not letting aid in? Of course, it's not sufficient. It's nothing. Gaza needs 500 trucks of supplies every day. What they have sent to Gaza up till now is 56 trucks only. Gaza is already in shortage of 1,000 trucks because for 16 days they've got nothing. So what does 56 trucks do when you need 8,000? And on top of that, Israel is not allowing any drop of oil, of energy to Gaza. That means hospitals will stop working. That means that hundreds of babies will die because they are in incubators in hospitals that will stop working because of no electricity. That means surgical operations cannot be conducted. We have already 17,000 injured people. You can imagine what happens to them. I never thought in my life that in the 21st century we will see a situation like we had in the Indonesian hospital in Gaza, where the doctors had to operate on injured people without Mr. Mustafa, anesthesia. we've been hearing about China's war fleet deployment in Middle East. Do you think will this gonna make any difference? Can you repeat the question, please? We've heard about the China's war fleet deployment. Do you think that will this make any difference? I don't know, but I know one thing, that this world is in bad situation, and that the fact that so many countries are shying away from stopping this aggression on Palestinians and are even supporting the conduction of massacres against Palestinian people is a very difficult situation, and of course it would lead to global crisis. The world is not in good shape, and the message that the United States and Israel are sending is that every country in this world who has the power can do anything they want to their neighbors. That's the kind of message they are sending, and they are saying that there is no international law. If Israel is occupying us, it's okay, while in other cases in Ukraine, it's not okay. So they are following their individual egoistic interest, without any care about anything called international law. The problem in this case is that we, the Palestinians, and everybody speaks Mr. Mustafa, about what happened on what's the your 7th. message for Muslim Ummah and Aqwam Muttahida? I am asking every Muslim in this world, every Arab in this world, every human being in this world that believes in humanity to stand up immediately and exercise every pressure they can so that this massacre stops. If this continues, you will see tens of thousands of Palestinians killed,
tens of thousands of children killed, and this will be a grave, grave, grave massacre against humanity. Yes, sir. And Pakistan has always supported the right to self-determination, and particularly in the context of occupied Jammu and Kashmir, we certainly believe that what would be the situation in Gaza and what the innocent people of civilians have been going through. Our prayers and thoughts are with the innocent peoples of the Palestinian. Thank you so much for your time, sir. That you must be easy. और हम कोशिश करेंगे कि फिर रोज़ाना की बुनियाद पर इस इशू पर बात करें और कोई ना कोई जो तज्जियाकार हैं वो जो भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उससे मुतल्लिक हमें और हम बताएं। ये भी दुआ करेंगे कि ये जो जंग शुरू है इसको ख़त्म होना चाहिए। जो मुसलमान हैं या जो भी इनोसेंट हैं उनको एक आम जिंदगी गुजारने का हक है, एक पुरसकून जिंदगी गुजारने का हक और है। बिल्कुल, और फिर उनको जैसे कि पुरसकून जिंदगी गुजारने शहरबानो क़ौम मुत्तहिदा से मुतल्लिक आज क़ौम मुत्तहिदा का आलमी दिन भी आलमी दिन मनाया जा मनाया रहा है और हमारा भी सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से यही मैसेज है कि क़ौम मुत्तहिदा के बिलखसूस जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं वो इस पर आवाज़ बेटर सेंस प्रिवेल करे और वो बैठें और वो कोई फैसला करें ताकि जो इंसानियत का कत्लेआम है वो बंद हो। क्योंकि मज़म्मतों से तो बात आगे निकल चुकी है। बिल्कुल। तो इससे पहले कि बात सबके ही हाथ से बाहर निकल जाए तो इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ होना चाहिए, इस टेंशन को डिफ्यूज़ होना चाहिए। हम लोग मज़ीद अहम खबरें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्क की सूरत हाल की। तो सियासत के अदालती महाज भी गर्म हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत उज़्मा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया है और हुक्म दिया है कि 9 मई के तमाम मुल्ज़िमान के केसेस आम अदालतों में चलाए जाएं। उधर नून लीग की कानूनी मुश्किलात कम होना शुरू हो गई हैं। नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। आज इम्कान ये है कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में पेश होंगे। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात केस में साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को बरी कर दिया है। जहां पर नून लीग की मुश्किलात कम हो रही हैं वहीं तहरीक इंसाफ की कानूनी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। साइफर केस में चेयरमैन PTI और सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म लगा दी गई। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार PJ मीर साहब। PJ मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के तमाम मुल्ज़िमान के केसेस आम अदालतों में चलाने का हुक्म दिया है। इस फैसले के सियासी असरात क्या होंगे और क्या लगता है कि वफाकी हुकूमत फैसले पर अमल करेगी या अपील में जा सकती है? अच्छा, पता है, जब हम बात करते हैं, एनालिसिस देते हैं, याद रखें कि वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने आप पे तनकीद करना बर्दाश्त ना करें। तनकीद बराए तामीर, ये नहीं कि तनकीद बराए तनकीद। आपके सवाल में जो है चीज वो बड़ी सिंपल है कि 1, हमें आज पता है और अच्छा लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो बहाल है और वो चल रहा है और हर एक को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करना है। तो इनका जो डिसीजन है बिल्कुल ठीक है। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनको चाहिए कि ये पक्के टेररिस्ट्स को, एक्चुअल टेररिस्ट को और दहशत गर्दों को, जो कि आप कह लो कि पाकिस्तान की सालमियत पे एक धब्बा बनते हैं और हमारे निहत्ते शहरियों को मारते हैं, शहीद करते हैं, जो हमने देखा है। तो ऐसे लोगों के लिए मिलिट्री ट्रायल्स बहुत जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि वो एक हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी जोन में आते हैं। हाँ, ये जो आपने 9 मई को देखा है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इस पे पूरी दुनिया, इनफैक्ट PTI भी क्रिटिसाइज करती है जिन लोगों ने किया है। आप इनको भेजें एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर, आप इनको भेजें सिविलियन कोर्ट्स के अंदर, ताकि हमें पता चले कि पाकिस्तान के अंदर पैरेलल कोर्ट्स नहीं है, एक कोर्ट है। तो उस लिहाज से हमारा इंटरनेशनल इमेज भी बढ़ता है। और ये नहीं कहते कि हाँ जी फौज इंटरवीन कर रही है, फौज कोई इंटरवीन नहीं कर रही। फौज जो है वो सिर्फ अपने आप को और हमारी जो रियासत है उसकी वो प्रोटेक्टर है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो डायसेक्शन हुई है, मैं समझता हूँ कि आपने पूरा मीडिया भी देख लिया, आपने लॉयर्स को भी देख लिया, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, बड़ी बात है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट the law is supreme in the Supreme Pakistan. So I think we have to look on that side. और तनकीद करना
कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप क्या करते हैं, तनकीद के अंदर आप मुल्क को डिवाइड कर देते हैं और फ्रैगमेंट कर देते हैं उसको। हमें फ्रैगमेंटेशन की जरूरत नहीं है, हमें यूनिटी की जरूरत है इस वक्त। सो आई थिंक लेट्स मूव अहेड एंड सिविलियन कोर्ट्स को चाहिए, लेकिन एक और इसमें इक्का है, हमारे सिविलियन कोर्ट्स इसलिए ये बहस आती है क्योंकि सिविलियन कोर्ट्स डिसीजन नहीं लेते, ये बैठ जाते हैं रिजर्व करके, और भाई तुम डिसीजन लो। मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो इमीडिएटली डिसीजन ले लेते हैं, दैट इज द डिफरेंस। मिलिट्री कोर्ट्स और वो भी कानून के तहत चलते हैं, वो गैर कानूनी नहीं होते, लेकिन उनके डिसीजंस इमीडिएट होते हैं और इंस्टेंटेनियस होते हैं। बिल्कुल, डिसीजन इमीडिएट होने चाहिए दूसरे कोर्ट्स के भी। पीजे मीर साहब, आज लीगी कायद नवाज शरीफ का अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में अदालतों में पेश होने का इम्कान है। आपके ख्याल में क्या लगता है, नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा या फिर उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो सकता है? देखें, मैं नवाज शरीफ के साथ वापस आया था जब ये एक्साइल में थे, and he had come to face his charges, he had come to face whatever charges were against him। तो उनको फिर रावल लाउंज से, इस्लामाबाद से ये उनको भेज डिपोर्ट कर दिया। आज भी आए, फेस करेंगे जो उनके पास चार्जेस हैं या एलिगेशंस है ना, हम तो यहाँ पे उनको कन्विक्ट नहीं कर सकते। लेट द कोर्ट्स डिसाइड कि क्या इनका है वो आप कह लो लीगल लकूनास या लीगल इनको जो रिलीफ मिलता है। सो आई थिंक ही विल गो ऑन दैट लाइन, बिकॉज देखो वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक कि हाँ जी जिसकी मर्जी जो मर्जी कर जाए, एंड वी मस्ट नॉट गिव दैट इंडिकेटर, बिकॉज याद रखें आज जो भी पाकिस्तान के एक पोजीशन पे है कल नहीं होंगे। पाकिस्तान ने रहना है और मैंने नहीं रहना, हमने पाकिस्तान को पहले देखना है। मीर साहब, जैसे जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है, जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है और जो सहूलियात उन्हें फराहम की गई, जो उनके मुखालिफिन हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी ये क्लियर कट एक डील है। मुखालिफिन आप कह रहे हैं, ये तो सारे पीडीएम में एक ही बैठे थे, ये अब मुखालिफिन हो गए। अब मुखालिफिन मुझे समझ नहीं आती, पीडीएम के अंदर एक बंदे के लिए आप सारे इकट्ठे हो गए, बंदा साइड पे आप तितर बितर हो गए और अब मुखालिफिन बन गए। यार ये कोई सियासत तो नहीं है ना, ये वक्त सर पूरी पीडीएम जो है 16 महीने वहीं से मशवरे लेती रही है। यस एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। अब द क्वेश्चन है, हमें चाहिए एक यूनिटी। नवाज शरीफ ने बड़ी अच्छी बात की है कि देखो मैं इंतकाम के लिए आया, ऑब्वियसली उनकी एक स्टेटमेंट आई थी जिससे बड़ी कंट्रोवर्सी आई, कुछ जनरल्स एंड ऑल दैट, तो उन्होंने अब रिटरेट कर दिया। अगर ये कोई और कहता, वो कहता है यू टर्न मार दिया। द क्वेश्चन इज, कर दिया तो आगे चलो। अब हम वो कहते हैं ना, मुर्दों को उठा के उनको मारने के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये वक्त नहीं है। हम इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है, महंगाई बदतरीन से बदतरीन हो गई है। 93% आज आप देख लो कि गैस की प्राइसेस ऊपर हो गई हैं, ये कैसे सरवाइव करेंगे? लेकिन ये गवर्नमेंट का भी कसूर नहीं है, ये वर्ल्ड प्राइसेस का है। और वर्ल्ड प्राइसेस के साथ आपकी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो इंडस्ट्री है, जो मीडिया की, ये सफर कर रही है, क्योंकि इसका तो सर्वाइवल ही एडवर्टाइजिंग के अंदर है। मार्केट के अंदर एडवर्टाइजर बैठा कोई नहीं है, तो हम कैसे अपने इस इंडस्ट्री को चलाएंगे? सो वी हैव टू लुक एट ऑल एंगल्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी कि हम इम्प्रोवाइज कैसे करें। मैं हमेशा कहता हूं कि हम बन गए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ तनकीदिस्तान, हर जगह तनकीद और तनकीद के अलावा हमको बात ही नहीं करते। पीजे मीर साहब, नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं, आपने भी देखा होगा, बड़ा ग्रैंड उनका इस्तकबाल किया गया है। उन्होंने बड़ा अच्छा एक नो निकाती झंडा भी पेश किया और स्पीच बड़ी ज़बरदस्त की उन्होंने कहा कि मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, सब साथ मिलकर चलूंगा। तो क्या लगता है, तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलेंगे मुल्क के लिए? चलना पड़ेगा। देखो सियासत के अंदर PMLN और पीपल्स पार्टी मैंने तो बहुत क्लोजली देखा हुआ है कि इनका तो वो कहता है ईंट का वैर है, अगला वर्ड नहीं यूज करता, ईंट का वैर समझिए ना। तो द क्वेश्चन इज कि अगर वहां आप जोड़ के कर सकते हैं तो ये क्या है यार? अगर वो एक हो सकते हैं तो ये भी एक हो सकता है। ये हो सकता है। सियासत में जिस तरह बेनजीर भुट्टो साहबा कहती हैं, देखो सियासत के अंदर इंटरेस्ट होते हैं, फ्रेंडशिप्स कोई नहीं होती हैं। आपने कोलिशन में भी आप गए थे, ऑपोजिशन में भी इकट्ठे अलग रहे हो, आज भी वही शुरू हो गई है बात। क्योंकि जब बात आती है अवाम की तो हर एक अपना अपना एक मैंडेट होता है। आपने एक पावर शो देख लिया, कल बिलावल भी कोई पावर शो कर देंगे, तो आपको बाकियों को भी अलाउ करना चाहिए। तो मीर साहब, जैसे तारीख में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था,
तो अब जो अगला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है वो आप कब होता देखते हैं, और अगर ये होना चाहिए तो किस जानिब से इनिशिएट होना चाहिए? आपने ये बात की, मैं वहीं बैठा था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था जी। और मुझे अभी तक याद है कि मैं खड़ा था आई थिंक बेनजीर भुट्टो के पीछे, तो उन्होंने शेर रहमान को बुलाया कि गलती होगी उसके अंदर, और अच्छा। फिर उसको अमेंड करके लेके आए, एंड देन द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाज साइन, एंड आई पुट द फर्स्ट क्वेश्चन कि बेनजीर और नवाज शरीफ दोनों को, क्यों जी अब ये म्यूजिकल चेयर्स भी होगा? तो बेनजीर ने कहा ना 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 नहीं होगा। तो मैंने नवाज शरीफ से पूछा, मैंने कहा जी आपके जो लोग छोड़ के इधर उधर चले गए, तो उन्होंने कहा जो जबरदस्ती चले गए उन पे सोचा जा सकता है, लेकिन अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन कॉम्प्रोमाइज आप दोनों ने कर लिया, चार्टर डेमोक्रेसी साइन कर दी। फिर वो पीसीओ के जजेस के अंदर मुझे दिखाते हैं, आई हैव द ओनली कॉपी ऑफ द चार्टर डेमोक्रेसी जो बाहर है इन अ पैम्फलेट साइंड बाय बोथ द पीपल। मैं आपको दिखाऊंगा एक प्रोग्राम के अंदर। जरूर जरूर। बट द क्वेश्चन इज कि क्या हमने कुछ सीखा है सबक से? नहीं। हम राइवल, एक मिनट में दोस्त हैं, दूसरे मिनट में राइवल्स हैं, और ऐसे ऐसे केसेस इंस्टीट्यूट करते हैं एक दूसरे पे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। नवाज शरीफ पे देखो क्या क्या केसेस इंस्टीट्यूट कर दिए, आपने बेनजीर पे देख लो, जरदारी पे देख लो, आज इस पे चेयरमैन पीटीआई को देख लो। हम क्या करते हैं अपने आप पे, वो कहते हैं ना, खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। इनफ इज इनफ। लेट्स टॉक अबाउट अ स्टेट, लेट्स टॉक अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सर एक और हम इस पॉइंट पे है, क्या बात साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म लगा दी गई है, जिस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि कानून का दोहरा मयार है। एक तरफ रिलीफ दिया जा रहा है और एक तरफ जो है हमें सजाएं दी जा रही हैं, फर्द जुर्म लगाई जा रही है। क्या समझते हैं आप कि वाकई देखिए, ऐसा है? इसके अंदर बड़ा सिंपल सा एक आंसर है, द वर्ल्ड इज वॉचिंग, द वर्ल्ड नोज व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, सिंपल एज दैट। कोई भी वजीर आजम पाकिस्तान का कभी भी स्टेट सीक्रेट्स जो है नहीं डबल्ज करेगा आगे, वो अंडर द सीक्रेसी एक्ट वो नहीं करेगा। दिस इज अ पब्लिक पेपर भाई, दिस इज नॉट अ सीक्रेट पेपर, दिस इज अ साइफर। हाँ, सिक्योरिटी के अंदर कोई बात हो उसके अंदर नो माफी। नवाज शरीफ पे कितनी तनकीद हुई, नवाज ने कहा मैं ये करूंगा वो, नेवर हैज ही एवर डिवल्ज एनीथिंग सीक्रेट। हर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो अगर ये होगी तो इन फ्यूचर इसका रिपरकशन क्या होगा? जो भी वजीर आज़म आएगा फिर उसको हमारी जो सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फिर नो बेसिस के ऊपर उनको इंफॉर्मेशन देंगी कि कल जाके ये फिर पब्लिक जलसों में कर देंगे। आई डोंट थिंक दिस विल हैपन, आई डोंट थिंक दिस विल हैपन एट ऑल। सब प्राइम मिनिस्टर वतन होते हैं, हाँ पॉलिटिकली आपने एक दूसरे को सबको रगड़ा हुआ है, तो ये रगड़ना कर दे आप एंड स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। बहुत शुक्रिया आपका पीजे मीर साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो सियासत पर उस पर अपना इन डिटेल तज्जिया पेश किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमारा बड़ा ही खुसूसी सेगमेंट है जिसमें हम किसी ना किसी शहर की जो अहम सौगात है, वहाँ की जो स्पेशलिटी है, वो अपने नाजरीन के साथ शेयर करते हैं। तो मिट्टी के बर्तन, रोगनी टाइलों और दीगर आराइशी मसनूआत पर जब काशीगर अपने हाथ से खूबसूरत फूल और पत्तियाँ और दिलकश नक्शो निगार उजागर करता है तो ब्लू पॉटरी वजूद में आती है। नक्शो निगार का ये फ़न औलिया कराम की सरजमीन मुल्तान की कदीम सकाफ़त है। दुनिया भर में ये इस कदीम सकाफ़त अपनी मिसाल आप है और इस ब्लू पॉटरी भी। इस खूबसूरत जो कदीम सकाफत है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखें। सफ़ेद मिट्टी से तैयार करदा जार, लैंप, गुलदान, गमले, टी पॉट्स, ग्लास और क्रॉकरी पर हाथों से नीले रंगों से की गई ये दीदाजेब और खूबसूरत ब्लू पॉटरी नक्श निगारी औलिया कराम की धरती की सकाफत और रिवायात की अक्कासी करती है। 712 क़बल ईस्वी में बरे सगीर में इसकी बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम ने रखी, जो आज तक मुल्तान की तारीख का अनमोल हिस्सा है। इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लू पॉटरी
अंडर द सुपरविजन ऑफ टैफ्टा टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। जितना भी फॉरनर है, डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर विजिट्स करके गए हैं, उनके अच्छे कमेंट्स हैं। और ये हैंडीक्राफ्ट को देखने जब भी कोई पाकिस्तान में आता है तो मुल्तान ज़रूर आता है। कारीगर इन दिलकश ब्लू पॉटरी को अपने हाथों से तैयार करते हैं। हाथों की मदद से मिट्टी को मुख्तलिफ बर्तनों और सजावटी सामान की शक्ल दी जाती है और कई घंटे खुश्क करने के बाद इस पर मखसूस काले और नीले रंग से नक्श निगारी होती है। ब्लू पॉटरी को शहरियों की जानिब से भी खूब पसंद किया जाता है। ब्लू पोएट्री का हमारे पास एक स्टोन इस्तेमाल होता है, जो स्टोन कलर है वो है ब्लू। आपको ब्लैक नज़र आएगा, आफ्टर द फायर वो ब्लू हो जाएगा। वो फास्ट कलर है और ज़बरदस्त कलर है। सबसे महंगा कलर ये है, ब्लू पोएट्री की निशान है, जो पहचान है। रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर ब्लू पॉटरी की काशीगरी दिलों को मोह लेती है। आला अफसरान और कारोबारी शख्सियात इस अनमोल आर्ट को तोहफे के तौर पर देना पसंद करते हैं। तो जनाब, बहुत खूबसूरत सकाफती रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, मुझे बहुत पसंद है ये ब्लू पोट्री। और घरों में आप इसको डेकोरेशन के तौर पर भी रख सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप इसको सर्विंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जो बर्तन बने हो। वैसे अगर मैं मुल्तान गया तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आऊँ। थैंक यू सो मच, Blue जरूर। pottery। मुझे बहुत पसंद है। अभी वक्त में ब्रेक का, इसी बात पे ब्रेक लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है जी। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। खुशामदीद। आज दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरी कश्मीर फाउंडेशन डे मना रहे हैं। 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर हुकूमत का क़याम अमल में आया। इसी निस्बत से इस दिन पर दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी यौम तासीस से कश्मीर मनाते हैं और दुनिया को बावर कराते हैं कि एक दिन कश्मीरी अपना हक के खुद इरादियत ज़रूर हासिल कर लेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर। आज 24 अक्टूबर का दिन है और 76 साल गुजर चुके हैं इस बर्बरियत पर जो भारत की जानिब से की जा रही है कश्मीरियों पर। आज आज़ादी की तहरीक कहाँ खड़ी है? देखें जी, बेसिकली ये है कि हम कश्मीर जो है वो नज़रिया इलाके पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हमने इस तहरीक का आगाज़ किया था, जिसकी बुनियाद पर कुछ हिस्सा आज़ाद हुआ जीबी और आज़ाद कश्मीर, बाकी कश्मीर हिंदुस्तान के कब्ज़े में है। तो इस तरह हमारी जो आज़ाद कश्मीर के हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी या हुकूमत पाकिस्तान जो कि हमें सपोर्ट कर रहा है, अखलाकी सफारती सपोर्ट कर रहा है, उनकी जो ज़िम्मेदारी थी वो तो अपनी पूरी करते रहे, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इस पर तवज्जो नहीं दी, सलामती कौंसिल ने तवज्जो नहीं दी कि रायशुमारी हो सके और ये मसला हल हो। इसमें मैं समझता हूँ कि भारत यूनाइटेड नेशन पर असरअंदाज है और फिर दुनिया की जितनी दीगर तंजीमें हैं जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी इसमें बेअसर रही हैं। यूनाइटेड नेशन भी इसमें बेअसर रहा, सलामती कौंसिल भी बेअसर रहा। तो इसी वजह से मकबूजा कश्मीर के मुसलमान बंदूक उठाने पर मजबूर हुए। उन्होंने धरने दिए, हड़तालें की, उन्होंने पत्थरों और लाठियों से भारत की बर्बरियत का, भारतीय फौज का मुकाबला किया। तो हम जो है इसमें उस तरह तो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन आज भी हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, उन्हें तैनात नहीं छोड़ेंगे। बल्कि मैं तो आज के इस मौके पर यह भी कहूँगा कि हमारे अंदर तो फ़लस्तीनियों का भी दर्द है कि जो इस वक्त इजराइल के जो है जुल्म और सितम का मुकाबला कर रहे हैं, जहाँ अस्पताल महफूज नहीं, मरीज़ महफूज नहीं, जहाँ बीमारी करके निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है और कोई दुनिया उन्हें पूछने नहीं, कोई पूछता नहीं उनको कि ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। जबकि अगर इस तरह की जुल्म और सितम
मुसलमानों के अलावा किसी से हो तो वहाँ हर किस्म की जो है इमदाद दे के उन चीज़ों को ठंडा किया जाता है, उस किसी फायरबंदी की जाती है और मसाइल का हल तलाश किया जाता है। लेकिन ना तो कश्मीरी अपनी मंजिल को पा सके और ना ही फ़लस्तीनी, इसलिए कि ये यूनाइटेड नेशन की करारदादें बेअसर हो गई। अमेरिका इस पर जो है भारत के असर में आके उसने हमें सिर्फ लॉलीपॉप दी, ना कश्मीरियों की मदद कर सका और ना फ़लस्तीनी की। आज दोनों हमारे ये कौमें जो हैं, हमारे ये भाई जो हैं वो जी बिल्कुल। सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब, सवाल ये है सर कि 5 अगस्त को भारत ने मकबूजा कश्मीर की जो कानूनी हैसियत है उसे ख़त्म करके दुनिया की सबसे बड़ी जेल में मकबूजा कश्मीर को तब्दील कर दिया, और फिर जो जुल्म और सितम की दास्तानें वहाँ पर रकम की जा रही हैं वो भी सबके सामने है। हम देखते हैं सर कि आलमी बरादरी इस तमाम सूरत हाल पर टस से मस नहीं होती है, और आलमी बरादरी की जो बेहिसी इस तमाम सूरत हाल पर नज़र आती है, उसकी क्या वजह है? आलमी बरादरी की वजह यही है बेहिसी की कि यहूद और अनूद इस वक्त एक ही पेज पर हैं और मुस्लिम उम्मा जो है वो अपने अपने झगड़ों में लगी हुई है, अपने अपने मसाइल में उलझी हुई है। OIC बेअसर हो गई है, वो कि वो नोटिस लेते हैं, लेकिन वो कौमें जिसमें जो कौमें इसका असर कबूल कर सकती हैं, उन्होंने आज दिन तक ना ही सलामती कौंसिल में कोई कदम उठाया, ना ही यूनाइटेड नेशन में उठाया। और भारत को जिस तरह मैंने पहले कहा मौका मिलता रहा, और आखिर उसने ये एक प्लान तैयार किया कि डीलिमिटेशन की जाए, भारत हिंदुओं को कश्मीर में आबाद किया जाए, और खुदा न ख्वास्ता कल अगर किसी न मजबूरी की वजह से, किसी मुश्किल की वजह से हमें मुश्किल पेश आए और रायशुमारी करनी पड़े, तो हिंदू आबादी जो है वो इस चीज़ को रोक सके कि ये चीज़ परवान न चढ़ सके कि मुसलमान जो है वो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखती है, मुसलमान ही इसके वारिस हैं, और मुसलमान पाकिस्तान के साथ खुदा न खास्ता हलाक न कर बैठे। तो इसके लिए ये सारा 5 जुलाई का ये ड्रामा किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान ही इसके वारिस हैं। सर, आज के दिन की मुनासिबत से आलमी बिरादरी बिलखसूस भारत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, भारत को यही पैगाम है कि भारत और पाकिस्तान 2 एटमी ताकतें हैं, और जनूबी एशिया को इस जंग से पाक किया जाए कि खुदा न ख्वास्ता अगर भारत ने कोई बड़ी गलती की कश्मीर में, तो फिर जनूबी एशिया का अमन तहस नहस हो जाएगा, उस वक्त दुनिया पछताएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नागज़ीर है कि कश्मीर के मसले का हल जाए, ताकि दुनिया को इस बारूद से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब, आपने आज इस दिन की मुनासिबत से बिलखसूस अपना वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और मकबूजा कश्मीर में ओवरऑल जो सिचुएशन है उससे मुतल्लिक जो आपकी अपनी राय है उससे आपने तज्ज़िया पेश किया। तो जहाँ पर एक जानिब मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय बर्बरियत शहर बनो जारी है और सबसे बड़ी इंसानी जेल में उसे कन्वर्ट किया गया है, वहाँ पर जुल्म और सितम जो लोगों पर ढाए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब वक्त है कि करारदादें जो अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद हैं और जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोगों का, वो हक उनको दिया जाए और वहाँ पे प्लेबिसाइड कराया जाए जो कि अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर शुदा है। जो करारदादें वहाँ पर मंजूर हुई हैं उस पर अमल दरामद करने का दरामद होनी चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो इसी बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट हमारी जो है ना वो थोड़ी मुख्तलिफ है। वो ये है कि हम चूँकि अपने नाजरीन को ये भी बताते रहते हैं कि कश्मीर इटसेल्फ एक बड़ी खूबसूरत जगह भी है, वहाँ की वादियाँ बड़ी हसीन हैं और बड़े पुरफजा मकाम भी कश्मीर में मौजूद हैं, और उस पुरफजा मकाम में लोग पुरअमन रहे तो कितनी खूबसूरती बढ़ सकती है। बिल्कुल इसी हवाले से रिपोर्ट है जी, मुलाहिज़ा कीजिए।
कश्मीर जन्नत नज़ीर, ये वादी अल्लाह ताला के तख्लीक करदा खूबसूरत तरीन शाहकारों में से एक शाहकार है। सरसब्ज़ो शादाब और फूलों से लहलहाती हसीनो जमील वादियाँ, बुलंदो बाला पहाड़ों की खूबसूरती में लिपटी पुरकशिश झीलें, चश्मे, मौसमों के दिलकश नज़ारे, मेवों और नेमतों की फरावानी कश्मीर को पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम और हैसियत देती है। कश्मीर की बेशबहा खूबसूरती को देखकर ऐसा गुमा होता है जैसे दुनिया में जन्नत का टुकड़ा उतर आया हो। गर्मी का मौसम हो या सर्दी और बर्फबारी, कश्मीर के इलाके कुदरती हुस्न और दिलकशी में अपना सानी नहीं रखते। वादिये कश्मीर हर मौसम में मुनफरिद नज़ारा पेश करती है। इन दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ खींचे चले जाते हैं। कश्मीर की खूबसूरती की तो क्या ही बात है। और आई थिंक आप भी गए होंगे अजीम कश्मीर घूमने फिरने। मुजफ्फराबाद तक जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक सारा कश्मीर जो घूमने का है मौका अभी तक नहीं मिला है। ख्वाहिश है कि जो सारा कश्मीर है वो भी हम लोग घूमें और वहाँ के जो मनाजिर हैं जो हमने अपने नाजरीन को टीवी स्क्रीन पर दिखाए हैं वो जाकर अपनी आंखों से लाइव वादी का एक टुकड़ा हमारे पास भी मौजूद है। और दुआ करते हैं कि आज की इस दिन के मुनासिबत से जो कश्मीर है उसमें भी अमन हो और वहाँ के लोगों को भी आज़ादी मिले। बिल्कुल जी। और नाजरीन यहाँ पर हम शामिल करेंगे ब्रेक के बाद मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसे हीरो की जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और बताया है कि अगर वसाइल और मौके मैसर हों तो पाकिस्तानी नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ गवादर के इलाके पसनी से ताल्लुक रखने वाले चिराग बलोच ने किया है। उनको ये एजाज़ हासिल है कि अमरीकी खलाई इदारे नासा ने अपने साइकी मिशन की कवरेज के लिए दुनिया भर के 35 अफराद के साथ मुंतखब किया है और कवरेज का मौका दिया गया है जी चिराग को, जो ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के लिए ही बड़े एजाज की बात है। चिराग बलोच के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। उन्होंने इब्तदाई तालीम पसनी से हासिल की है और रूस से कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स में BS किया और रूस की ही पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स भी किया। बाद मॉस्को यूनिवर्सिटी से वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरबियत हासिल की। चिराग बलोच यूट्यूबर भी हैं, सोशल मीडिया पर जानी पहचानी शख्सियत हैं, सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं, फ्रीलांसिंग भी करते हैं, स्नैपचैट पर कंटेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जानी मानी और शख्सियत हैं। और आज अच्छी बात यह है कि चिराग बलोच सुनो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका आज वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चिराग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं? हम बेहतरीन। चिराग, पहले तो आपने अमेरिका में जो कामयाबी के चिराग जलाए हैं उस पर आपको बहुत बहुत मुबारक। ये बताइएगा कि पसनी से नासा तक का आपका सफर किस तरह तय किया आपने और कैसा रहा? थैंक यू सो मच सबसे पहले शो में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले बात करूं अगर अपने एजुकेशन में, मैंने अपना बेसिक एजुकेशन पसनी से किया हुआ था, तो इसके बाद मैं रशिया चला गया था अपने BS कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स, इसके बाद मास्टर्स भी रशिया से किया था। तो मतलब वापस मैं कंट्री आया हुआ था। इसके बाद फिर मैंने PhD के लिए कोशिश की कि दूसरे कंट्री जाऊं, तो US में PhD के लिए यहाँ पे आ गया। तो मतलब मेरा शौक था, पहले मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया यूट्यूब में, यूट्यूब के बाद फिर इंस्टाग्राम में कंटेंट बनाता हूँ, शो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम रील के हिसाब से। तो उसमें ज़्यादातर मेरे कंटेंट हैं एजुकेशनल कंटेंट हैं उसमें और स्पेस रिलेटेड हैं।
तो नासा में ये था कि नासा के मतलब जितने भी लॉन्चेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो अपना कोई रॉकेट लॉन्च करें या कोई सैटेलाइट स्पेस में ले जाएं, तो वो वर्ल्ड वाइड कंटेंट क्रिएटर को इनवाइट करते हैं कि वो अप्लाई करें नासा के लॉन्चेस के लिए। तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया एज अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। मुबारक तो देते हैं नासा हम का इस जो बात पर रिसेंट कि लॉन्च आपका है सिलेक्शन हुआ है। हम जी आपको हाँ। मुबारकबाद देते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर जानी पहचानी शख्सियत हैं, कंटेंट राइटिंग का आपको शौक कैसे पैदा हुआ ये बताएं। और आपके इंट्रो में मैंने सुना अजीम कह रहे हैं कि आप स्नैपचैट की कंटेंट बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? जी हाँ, मतलब कि सबसे पहले तो मैंने व्लॉगिंग किया हुआ था, तो शौक था, मेरे ख्याल से व्लॉगिंग का ट्रेंड चल रहा था, तो सब ब्लॉग बना रहे थे, तो मैंने भी बना लिया, अपने बलूची ज़ुबान में किया करता था। तो ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स थे वो बलूच हैं, बलूचिस्तान से हैं, वो देखते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि फिर इसके बाद इंस्टाग्राम का रील का ऑप्शन आ गया और यूट्यूब में शॉर्ट्स के ऑप्शन आ गए। पहले मैं मतलब लॉन्ग वीडियो बनाता था, तो उसके बाद मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाने स्टार्ट किए, जैसे कि इंस्टाग्राम रील में वहाँ पे स्पेस रिलेटेड वीडियो हैं या कि एजुकेशनल वीडियो हैं, तो लोगों को बहुत पसंद आए, वो देखते रहे। तो इसके बाद नासा में मैंने अप्लाई किया था, सेम एज मतलब वहाँ पे जब अप्लाई करते हो तो आपके सोशल मीडिया के लिंक्स देखते हैं कि क्या मतलब कंटेंट वो अपलोड कर रहे हैं, तो उसको रिव्यू करके वो सिलेक्ट करते हैं। बाकी स्नैपचैट में, हाँ स्नैपचैट में ये है कि स्नैपचैट डिस्कवरी ऑप्शन है, वहाँ पे भी मैं शॉर्ट्स कंटेंट इस तरह के बनाता हूँ। लोग तो स्नैपचैट पे एप्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह के फिल्टर्स लगाकर वो तस्वीरें बनाते हैं। आपने ये डिफरेंट कैसे सोचा कि मैं कंटेंट बनाऊं इस पर और लोग देखेंगे भी? क्योंकि स्नैपचैट को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अपने आप को फिल्टर लगाकर बगैर मेकअप की तस्वीरें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी हाँ, स्नैपचैट में मैंने अपने भी फिल्टर्स भी बनाए थे वहाँ पे, अच्छा। वशरंग फिल्टर के नाम से। वशरंग मतलब बलूची में कहते हैं मतलब Nice. अच्छा रंग, बलूची में वश कहते हैं। तो वहाँ पे मैंने अपने फिल्टर्स भी बनाए थे, फिल्टर्स भी मौजूद हैं। तो वहाँ पे ये है कि स्नैप में एक तो है कि आप अपने स्टोरीज बना के शेयर करते हैं, दूसरा है वहाँ शोज ऑप्शन है, वहाँ पे मैंने अपने मतलब 1 मिनट शो के नाम से अपना ठीक शो है अपलोड चिराग, किया हुआ हम है। आपसे ये तो जानना उसमें भी चाहते हैं कि कंटेंट हमारे जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, बेसिकली जिस मिशन की कवरेज के लिए आप वहाँ गए, साइकी रॉकेट लॉन्च, ये है क्या? इस बारे में थोड़ा सा बताएं जरा, और इसकी कवरेज किस तरह से की आपने? जी हाँ, साइकी का यह है कि मतलब सबसे पहले मिशन का नाम है साइकी मिशन, नासा ने रख दिया साइकी। तो साइकी उस रॉकेट को बोलते हैं जो ऊपर मिशन के लिए जा रहा हो। दूसरा है मतलब हमारे सोलर सिस्टम में एक एस्ट्रॉयड है, उसको 16 साइकी बोलते हैं। सही। तो नासा ने जो ये मिशन लॉन्च किया है क्या कहते हैं सैटेलाइट को 16 साइकी पर, तो ये 13 अक्टूबर सुबह के आई थिंक 10:28 में 2023 में तो इन्होंने लॉन्च किया। तो मतलब कि ये रॉकेट यहाँ से साइकी तक जाएगा, जो एस्ट्रॉयड है हमारे सोलर सिस्टम में, उसमें तकरीबन 5 मिलियन किलोमीटर, आई थिंक मैं श्योर पता नहीं, मतलब 5 मिलियन किलोमीटर। तो साइकी का मेन मकसद ये है कि जो इस रॉकेट को साइकी तक लॉन्च कर रहे हैं, तो साइकी एक एस्ट्रॉयड है, मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ के अंदर एक कोर है, तो वो साइंटिस्ट बोलते हैं जो साइकी एस्ट्रॉयड है, एक दौर में ये एक प्लैनेट हुआ करता था, तो ये दूसरे एस्ट्रॉयड से टकरा के इसके अंदर का कोर बचा हुआ है। तो इसलिए ये स्टडी कर रहे हैं कि साइकी के कोर को स्टडी करके हमें अपने अर्थ के कोर के बारे में पता तो चले। ये तो चिराग आपने क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी मेरी। आप ये भी बताइएगा कि ये जो एस्ट्रॉयड है, ये प्लैनेट अर्थ के करीब तरीन एस्ट्रॉयड है, और क्या जो इस एस्ट्रॉयड के नमूने हैं वो इकट्ठे करके वापस लाए जाएंगे और उस पर स्टडी की जाएगी? हो सकता है ये नमूने ले आए, क्योंकि इन्होंने अभी 2023 के 13 अक्टूबर को ये सैटेलाइट लॉन्च किया। उसको पहुंचने में आई थिंक 2029 में, तकरीबन 6 साल बाद ये अपने मंजिल तक पहुंचेगा। तो इनका मेन मकसद ये है, पता नहीं ये मतलब उनको क्या कहते हैं, वो इकट्ठे करके लाएगा नहीं लाएगा, लेकिन और आप उनका ये सब कुछ फिल्माएंगे इसके कोर के बारे में। जी हाँ, इसके कोर के बारे में मतलब स्टडी कर सकें कि हमारे ज़मीन के कोर किस तरह है, तो इनका मेन मकसद ये है। बाकी ये है कि ये एस्ट्रॉयड दूसरे एस्ट्रॉयड से इसलिए डिफरेंट है कि ये पूरा मेटल का बना हुआ है, मतलब इसमें ज़्यादातर मेटल है। बिल्कुल। और वैसे चिराग, एक और अनयूजुअल जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ये है
इस टॉपिक से हट के कि आपने रशिया से तालीम हासिल की और अब आप एक काम के सिलसिले में अमेरिका में, तो आप तो बतौर एम्बेसडर दोनों ममालिक की टेंशन्स को भी डिफ्यूज़ कर सकते हैं। कोई कोशिश की है इस तरह की? नहीं, कोशिश तो नहीं की। मतलब अगर कंपेयर करूं रशिया और अमेरिका का, जी, तो जी। रशिया में मैं पढ़ता था, वहाँ पर ज़्यादातर लैंग्वेज रशियन है, वो मेरे लिए न्यू था। ओके, मतलब सबसे पहले मैं वहाँ गया हूँ तो 1 साल मुझे रशियन लैंग्वेज करना पड़ा। जितने तो भी आप मेरे रशियन पीएस लैंग्वेज और भी अच्छे मास्टर्स से थे जानते हैं, वो बोल लेते रशियन हैं? लैंग्वेज में ही थे। जी हाँ, जानता हूँ, बोल लेता हूँ। नाइस। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फिर इंग्लिश था, थोड़ा इजी रहा मेरे लिए। इंग्लिश भी तो आती अभी है, स्ट्रगल कर रहा हूँ आपको कि अपना बलोची भी पीएचडी आती है, कंप्लीट करूँ। आपको उर्दू भी आती है, आपको रशियन भी आती है, और कौन-कौन सी ज़बान आती है? मतलब बलूची है, उर्दू है, रशियन है, इंग्लिश है, सब ज़बानों में आप बाकी व्लॉग्स कई बनाते हैं? कई लैंग्वेज है। जी सब ज़बानों में व्लॉग बनाते हैं आप यूट्यूब पे? जी, आपकी आवाज़ कट मैं रही ये थी। पूछ रही हूँ कि आपने बताया ना स्टार्ट में कि आपको व्लॉगिंग का शौक है, तो जो आप जी हाँ। व्लॉग्स बनाते हैं वो इन सब ज़बानों में बनाते हैं या सिर्फ बलोची में बनाते हैं? पहले मैं उर्दू लैंग्वेज में बनाता था, तो मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। अब मुज़क्किर मुअन्निस का मसला होगा, तो बलूची में बनाता हूँ। हम मतलब समझ मेरे सकते हैं। इंस्टाग्राम के भी कंटेंट हैं, वो भी बलूची में बनाता हूँ। ठीक अच्छा है। चिराग, ज़्यादातर अब व्यूअर्स ये हैं वो बताइएगा कि अब बलूचिस्तान से आपने ये कवरेज की है तो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बड़ा शानदार रहा होगा। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी हाँ, नासा में जो कवरेज की है, नासा में मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। मतलब जो साइंटिस्ट थे उनसे मिला, और जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनसे भी मिला था। तो उन्होंने मतलब बताया कि रॉकेट को किस तरह लॉन्च अच्छा करते हैं, चिराग, हमें एक क्विकली जगह ये से बता दें रॉकेट कि को किस तरह नौजवानों को ले क्या आते हैं। पैगाम देंगे आप जो ये शौक रखते हैं? जी हाँ, वो जो कंटेंट क्रिएटर हैं, मतलब इंस्टाग्राम में कंटेंट बनाते हैं, तो इनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। मतलब आपका जो भी फील्ड है, अगर आप म्यूजिशियन हो तो म्यूजिक का कंटेंट अपलोड करें, अगर आप एजुकेशनल बेस का हो तो एजुकेशनल का अपलोड करें। मतलब उसको कंटिन्यूअसली रखें, उसको स्टॉप नहीं करें। मतलब एक टाइम आएगा तो फिर आपका कंटेंट ये आपने चिराग बड़ी खूबसूरत बात की, कंसिस्टेंसी इज द की। किसी भी काम में अगर आपने कामयाब होना है तो Consistent होना आपको पड़ेगा। लगातार उस पे जो है मेहनत करते रहना है। चिराग, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ हैं कि मुस्तकबिल के प्लान्स हैं उनमें आपको भरपूर कामयाबी मिले और आप दुनिया के जिस कोने में जाएं पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। हाँ, तो बस इस बात पे आपको भी ख्याल रखना होगा कि कंसिस्टेंट रहना आपने ब्रेक ले सोशल लें मीडिया के लिए और ब्रेक के लिए। तो अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी आने वाले हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। खुशामदीद। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोलियो का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इस मूजी मरज से छुटकारा पाना है। आलमी इदारा बराए सेहत का कहना है कि दुनिया भर में पोलियो के केसेस में 99.9% तक कमी आ चुकी है। आज मुल्क भर में इन पोलियो वर्कर्स को खैराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जो पोलियो वर्कर्स मुहिम के दौरान मुल्क के कोने कोने में खिदमात अंजाम देते हैं। पोलियो पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पोलियो से मुतासरा डॉक्टर समीउल्लाह खलील साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पोलियो एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो आमतौर पर 5 साल तक के बच्चों को मुतासर करती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, लेकिन कम उम्र में वैक्सीन के जरिए इस बीमारी में मुब्तला होने से बचा जा सकता है। इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे ममालिक हैं जहां पोलियो वायरस आज भी मौजूद है। 1994 से पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे का प्रोग्राम मुल्क में पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सरगर्म अमल है। इस प्रोग्राम के तहत होने वाली कोशिशों की वजह से ही ये मुमकिन हुआ है कि आज पाकिस्तान में पोलियो के केसेस की तादाद में 99% तक कमी वाक़ई हो चुकी है। जबकि पाकिस्तान में 1990 की दहाई के अवाइल में पोलियो केसेस की तादाद 20,000 थी। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे का प्रोग्राम गुज़श्ता 25 सालों से बच्चों को मासूरी का शिकार करने वाले पोलियो वायरस के खात्मे के लिए सरगर्म अमल है। पोलियो वर्कर्स हर घर तक पहुंचकर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि पाकिस्तान के हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं।
हमारी जिम्मेदारी है कि 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और उन्हें उम्र भर की इस मासूरी से बचाएं। तो जी इसी दिन की मुनासिबत से हमारे साथ बड़े ख़ास गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन समीउल्लाह खलील साहब। समीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा सर कि ये पोलियो है क्या और किस वजह से ये होता है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपने सारे जो नाज़रीन हैं उनको सलाम और दुआ पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस दिन पर मुझे याद रखा और मैंने इतना अच्छा इंट्रो दिया। और जिस तरह आपने पोलियो के हवाले से बताना है, आज हमारा पोलियो का जो दिन मनाया जा रहा है, आपने जो रिपोर्ट पेश की है तो हमारे पोलियो के बहुत सारे वर्कर्स ने इस रास्ते में अपनी जान भी कुर्बान की है, शहादत भी पाई है। और पोलियो जो है एक बहुत मोज़ी मर्ज़ है जो एक पोलियो वायरस से फैलता है। वायरस है जो बैक्टीरिया, हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम होते हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई होते हैं। मैं तो मेडिकल टर्म ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि नाज़रीन को शायद समझ आ जाए या ना आए, लेकिन एक वायरस है, जो वायरस है वो बहुत जल्दी से फैलता है। जिस तरह हमारा कोविड हुआ था, कोविड-19, जिस तरह इसके बाद जो एबोला और जो दूसरे वायरस आ रहे, तो इस तरह पोलियो बहुत तेज़ी से फैलता है। और पोलियो वायरस से ये बीमारी होती है, जो एक ये बीमारी किसी को हो जाए एक दफ़ा तो फिर वो उम्र भर के लिए माजूर हो जाता है। ये नहीं है कि वो उसके कोई ट्रीटमेंट है या उसका कोई हल है या उसका इलाज है, नहीं। जब एक दफ़ा किसी बच्चे को, किसी माँ को ये बीमारी हो जाए, आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में यही बीमारी होती है, तो हमारा जो आने वाली नस्लें हैं ये उनके बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। और आपने जो बताया सर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सिर्फ बदकिस्मती से यही 2 ममालिक रह गए जिसमें पोलियो वायरस मौजूद है। और इसके नमूने जो है हमारे एनवायरनमेंटल सैंपल्स या पानी में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये हाथों से टच करने से और पानी से और सीवरेज से फैलने वाली बीमारी है। तो अभी भी हम ख़तरे पे हैं। और जब एक दफ़ा खुदा ना ख्वास्ता किसी को पोलियो हो जाए तो उसका बच्चा उम्र भर के लिए या बच्ची उम्र भर के लिए माजूर हो जाएगी। उसका कोई हल, कोई इलाज नहीं है। हाँ, अलबत्ता इससे बचाव बहुत ही आसान है, बहुत ही मुमकिन है। पोलियो के सिर्फ 2 कतरे पीने से आपका बच्चा महफूज हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप खुद इस मरज़ का शिकार हैं, आप भी सारी सिचुएशन को बेहतर समझते हैं कि कितनी तकलीफ़ होती है जब इंसान इस मरज़ में मुब्तला होता है, उसकी सारी लाइफ जो है वो माजूरी की जाने बढ़ जाती है। लेकिन आप मोटिवेशन हैं उन लोगों के लिए जो इस चीज़ से मुतासिर हो चुके हुए हैं। एक तो आप बताइएगा कि कितना मुश्किल है इसको लेकर चलना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, और दूसरा इससे बचा कैसे जा सकता है? बहुत मेहरबानी जो आपने इतनी डिटेल से मुझसे ये सवाल पूछा। अक्सर शोज़ में मुझसे पूछा जाता है और मुझसे ये पूछते हैं कि किस तरह आपकी ज़िंदगी बसर की और किस तरह इस ओहदे और मकाम पर पहुँचे। तो सबको बताता चलूँ, जिस तरह मेरी फेवरेट लाइन्स हैं, मैं पहले भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला किसी पे इतना बोझ नहीं डालता जिसने उसमें उठाने की सिक्कत ना हो। बेशक। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये एक आयत है जो मुझे मोटिवेट करती है। शायद अल्लाह ने मुझ पे इतना ही बोझ डाला जितना मैं उठाने के काबिल था। लेकिन ये है कि जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, या मैं एक डॉक्टर हूँ या स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। एक आम इंसान को माशरे में जीना और उसके लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। फिर जब एक इंसान माजूर हो जाता है, वो बैसाखियों के सहारे चलता है, और फिर हमारे माशरे में इतनी सहूलियात भी नहीं है, इतनी एजुकेशन भी नहीं, हम एक गरीब माशरे और एक गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। ना सिर्फ उस बंदे के लिए जो ख़ुद माजूर होता है, बल्कि उसके साथ उसका पूरा ख़ानदान, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, जब वो शादी करता है तो फिर उसके बच्चे, उसकी बीवी, तो ज़िंदगी के सारे जो लोग हैं उनके साथ अटैच होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है। ज़ाहिर है आपका कोई बच्चा हो, जब वो माजूर हो, ना चल फिर सकता हो, आप उसको स्कूल लेके जाते हैं, वो जब गिरता है फिर ज़ख्मी होता है, तो मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत लंबी दास्तान है। जल्दी से जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप उनको ये बता दें कि पोलियो ड्रॉप्स की अहमियत क्या है, कितने साल तक के बच्चों को कितने टाइम इंटरवल्स के बाद तक ये पिलाते रहना चाहिए? देखिए भाई, मैं बहुत ही अपने हर शो में कहता हूँ, अपने बच्चों को एक महफूज मुस्तकबिल देना और उन्हें एक अच्छा शहरी और मुफीद यानी बनाना, ये वालिदैन पे उनके बच्चों का हक है। जिस तरह बच्चों के फ़राइज़ हैं, इस तरह वालिदैन की भी फ़राइज़ हैं।
तो अपने बच्चे को एक माशरे सेहतमंद माशरे में जीने की सहूलत देना ये भी उस वालिदैन के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना बच्चों के जो है अपने वालिदैन की खिदमत। पोलियो जो है बहुत सादा सी बहुत सी आसान इलाज है। पोलियो के 2 कतरे जो 5 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हो उनको पोलियो के 2 कतरे हर दफ़ा पिलाने चाहिए। आपके घर में जब भी पोलियो टीम आए तो आप उनको कभी भी इनकार ना करें। जो वो हमारा जो एक शेड्यूल है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है वो तो हम सारे रूटीन इम्यूनाइजेशन में भी शामिल है और करते हैं, लेकिन चूँकि हमने इस बीमारी का ख़ात्मा करना है, दुनिया इस बीमारी के ख़ात्मे के लिए आगे बढ़ रही, तो जब भी मुहिम हो जिस वक्त भी आपके पास जब मुहिम हो आपके पास ठीक है, पूरी दुनिया में मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा हो चुका हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान इससे मुतासर हैं। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान भी इससे मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाए और यहाँ के जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है वो महफूज रहे। वालिदैन पर इसका हक है कि वालिदैन अपने बच्चों को वक्त पर पोलियो ड्रॉप्स दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीला खलील साहब, आपने हमें वक्त दिया और खूबसूरत इस पर तज़किया किया। हम नाज़रीन वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप सीजन जारी है और गुज़िश्ता रोज़ बड़ा अहम मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, जिसमें पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली शिकस्त का सामना करना पड़ा। और देयर इज़ नो डाउट कि अफगानिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट उन्हें बनता है। आपको बताएं बिलखसूस इब्राहिम ज़ारदान जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहे। लेकिन इससे पहले तो नाजरीन हम ये सिर्फ देखते रहे हैं कि जो क्रिकेट है, जो खेल है, उसे भारत की जानिब से सियासत, उसमें जो सियासी मुदाखलत है वो की जाती रही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स मंजर-ए-आम पर आ रही हैं जो कि सियासी हैं। जैसा कि कल मैन ऑफ द मैच का जब अवार्ड उन्हें दिया गया इब्राहिम ज़ारदान को, तो उन्होंने कहा कि जी वो ये मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है उन अफगानियों के नाम करेंगे कि जो अफगानी पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने जो इलीगल अफगानी या इलीगल जितने भी गैर मुल्की यहाँ पर मुकीम थे, गैर कानूनी अफगानी, उनको जाने के लिए कहा गया। जी जी बिल्कुल, उनको कहा गया है जी कि वो वापस जाएं। तो मेरे ख्याल से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं या यही हमारा पैगाम है कि जी खेल को सियासत से दूर रखें, खेल में सियासी मुदाखलत ना की जाए और कोई भी ऐसी स्टेटमेंट बगैर सोचे समझे नहीं दी जानी चाहिए जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता ना हो या जिसके बारे में इन डिटेल शायद आपको ना पता हो। क्योंकि मेरा भी ख्याल है कि कोई स्पून फीडिंग की गई है, अगर उन्हें इस सिचुएशन का उसकी ग्रेविटी, उसकी इंटेंसिटी पता होती तो वो कि अगर वो अपने हिस्ट्री में देखें तो पाकिस्तान ने जितना साथ दिया अफगानिस्तान का शायद किसी मुल्क ने दिया हो। और जब भी अफगानिस्तान में मुश्किल आई पाकिस्तान ने इनको पनाह दी है और अफगानियों को एक अरसे से रोज़गार पाकिस्तान में दिया जा रहा है। पाकिस्तान से इतना पैसा कमाकर वो वहाँ अपने घर में पहुँचा रहे हैं। उनको इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमेशा साथ दिया और हर मुल्क अपने मुल्क के दिफा के लिए ऐसे इकदाम करता है। और मेरे ख्याल से किसी मुल्क में भी हम जाते हैं पाकिस्तान के अलावा, अगर हम किसी मुल्क में रहने जाते हैं या वहाँ की नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो वहाँ के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं वो मानने पड़ते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। हम भी कहीं किसी भी मुल्क में गैर कानूनी तौर पर नहीं रह सकते हैं। और दूसरा, अपने मौसिनों के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको बिलखसूस 1979 से 1989 जो सोवियत इन्वेजन हुई अफगानिस्तान की, उस दौरान जो इंसानी बहरान पैदा हुआ अफगानिस्तान में, सबसे बड़ा कहते हैं कि एक्सोडस था और 4 मिलियन के करीब ऑलमोस्ट एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो रेफ्यूजीज हैं, पाकिस्तान ने उन अफगान रेफ्यूजीज को होस्ट किया। यहाँ पर उन्हें सेफ पनाह दी गई, यहाँ पर उन्हें रोजगार के मौके दिए गए, खाना खिलाया गया, यहाँ पर रोजगार दिया गया। अगर हम अपने शहरों में कहीं बाहर निकलते हैं तो अफगानी बहुत मिलते हैं, हमें हर जगह अफगानी पाए जाते हैं और हम उनको वेलकम करते हैं, हमें अच्छा लगता है। इस तरह की नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए और खेल को सपोर्ट करें, क्रिकेट को सपोर्ट करें ताकि खेल खेल रहे और तमाम जो क्रिकेट के फैंस हैं उसे भरपूर एंजॉय करें। तो मेरे ख्याल से ये हमारा इंपॉर्टेंट मैसेज आज का। और नाजरीन, आज का जो वक्त है खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे नई स्टोरीज के साथ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।